नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 27वां अध्याय। बकुल कथा के सारे अध्याय तथा इसके साथ ही स्वर्णलता और प्रथम प्रतिश्रुति के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 27वां अध्याय। अब तक हमने देखा कि शंपा अपनी मजली बुआ के यहाँ चली जाती है, पारुल के यहाँ चंदन नगर। किंतु वहाँ जब उसको उसकी छोटी बुआ बकुल खोजने जाती हैं तो वहाँ पर वह नहीं मिलती है। उसको कोई आकर के खबर देता है कि उस लड़के को किसी ने बम से उड़ा दिया है। इसी वजह से वह भागती हुई उसे देखने के लिए कलकत्ता वापस आ जाती है और इसके बाद ही उसकी छोटी बुआ भी कलकत्ता आ जाती है। अब आगे बकुल जब घर के सामने गाड़ी से उतरी तो आकस्मिक भाव से ही छोटे भैया से भेंट हो गई। एक ढीली ढाली गंजी और अधमैली धोती पहने दरवाजे पर खड़ा था। गले की खुली जगह से जनेऊ झांक रहा था। छोटे भैया घर का रसोइया वसोइया जैसा लग रहा था। उसे देखकर फिर बकुल का मन कैसा कर उठा। बचपन में सभी भाइयों में छोटा भैया ही तो शौकीन था। वह कहने जा रही थी, छोटे भैया यहाँ। उससे पहले ही छोटे भैया बोला, अरे तू आज ही लौट आई। बकुल ने देखा छोटे भैया ने गाड़ी के अंदर खोजी निगाहें डाली। हो सकता है बकुल की आंखों का भ्रम भी तो हो सकता है, उसके मन की कल्पना हो। लेकिन उसे लगा उन खोजी निगाहों में आशा का एक दिया जल उठा और वह बुझ गया। मीटर देखकर टैक्सी का किराया चुकाकर बकुल बोली, चली ही आई। छोटे भैया अब कुछ नहीं पूछेगा, जानी हुई बात है। और दिन होता तो बकुल भी शायद नहीं बोलती। पता नहीं आज वह क्यों तो आप ही बोल उठी। लड़की से भेंट नहीं हुई। असावधानता में ही शायद छोटे भैया के मुंह से आंत्रनाद सा निकल पड़ा, नहीं हुई भेंट ना, वो तो कल ही सवेरे चली गई। छोटे भैया जरा चुप रहकर बोला, गई कहाँ? सजरी दी ने तो कहा कलकत्ता ही लौट आई, कुछ गिचपिच मामला है बोली। वह सोचा कहना ही ठीक है। छोटा भैया धिक्कार के गले से बोल उठा, अच्छा है, इस युग के लड़के लड़कियां तो झमेला करने में ही बहादुरी सोचते हैं। निर्मल के बेटे का उतना छोटा सा लड़का जो कर रहा है, खैर पीछे सुनना, अभी भीतर जाओ। निर्मल के बेटे का उतना छोटा सा लड़का, यह कौन सी भाषा हुई? उन कई शब्दों का अर्थ बकुल नहीं निकाल सकी। उसने अवाक होकर छोटे भैया के मुंह की ओर नहीं, निर्मल के घर की ओर ताका। उस घर की जीर्ण दीवार में अर्थ भी लिखा हुआ हो शायद। उस घर से निर्मल नाम का अस्तित्व बहुत बहुत दिन पहले मानो पुछ सा गया था। उसकी ओर ताकने की इतने दिन याद ही नहीं आई। निर्मल की नौकरी बदली वाली छुट्टियों में घर आता था, कब की घटना है। बकुल को उसके बाद खबर मिलती भाभियों की कल काकली से। सुना था माँ बाप मरने के बाद निर्मल जब कलकत्ता नहीं आता, छुट्टी होने पर बल्कि और कहीं चला जाता है, और सारा घर जो निर्मल की प्रबल प्रतापी ताई के ताबे में था, उसके दखलदार उस समय ताई के 2 भतीजे थे। ताई के कोई अपना बाल बच्चा नहीं है, ऐसे में उनके भतीजे उत्तराधिकारी होंगे, यही तो स्वाभाविक है। अंतिम दिनों में उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। एक निसंतान भद्र महिला ने जिनके लिए जीवन पात किया, देवरानी देवर के लड़के लड़की, उन सब ने उन्हें देखा। देवरानी देवर तो मजे में उनसे पहले मरकर कर्तव्य से कतरा गए, और देवर का बेटा बहू मौत से डेरे में रहने लगे तो वह पितृकुल की शरण ना ले तो क्या करे। देवर के बेटे की तो खैर नौकरी है, वह क्या करे, दूसरे की दास्ता। मगर उसकी बहू क्या बच्चों को लेकर कलकत्ते नहीं रह सकती थी? कलकत्ते में बच्चों को पढ़ाने लायक स्कूल नहीं है। नाना स्थाई बाप आखिर बच्चों को बोर्डिंग हॉस्टल में रखकर पाल रहा है, सो तो नहीं। असल में मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़कर रह नहीं सकेंगे। तो दुनिया में सभी जब अपना स्वार्थ ही देखते हैं तो ताई जी क्यों ना देखें। देखा उन्होंने अपने भतीजों को बुलाकर प्रतिष्ठित किया। ये खबरें छिटक कर बकुल के कानों पहुंचती रहीं। उनके साथ यह भी कानों पहुंचा, इसी को कहते हैं राजा के बिना राज्य अंधकार। क्या घर था और क्या हो गया। ताई के भतीजे कहाँ से उड़कर आए, जुड़े बैठे और घर को नरक कुंड बना दिया। और बनाई भी क्यों ना, कोई मौरूसी घर तो है नहीं कि उसके लिए कोई माया हो। इसलिए घर के दड़बे दड़बे में किराएदार रखे हैं।
यहाँ टीन का घेरा तो वहाँ कैनवस का पर्दा, कहीं निरावरण ईंटों की दीवार, यहाँ तक कि गेट के पास नौकर का जो कमरा था उसमें भी पान के दुकानदार को बिठा दिया गया। सो नरक कुंड कहना अतिशयोक्ति नहीं। तो नरक कुंड की ओर ताकने कौन चाहता है। बकुल के 3 तल्ले की सीढ़ी से उतरते समय बीच के चौतरे से आकस्मिक रूप से जो बरामदा निकला हुआ है वहाँ से भी उसके घर का सिर्फ कोने वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है जिधर ताला पड़ा रहता है। उसके बाद तो हठात एक दिन खबर आई, उस अंश का मालिक छुट्टी पाकर अन्यंत्र चला गया। वह आशा नहीं कि कभी आकर ताला खोलेगा। निर्मल की स्त्री कभी कभार आई, उसके बाद बेटे के पास कहाँ तो रही। वह लड़का इतना बड़ा हो गया कि उसका लड़का झमेला कर सकता है। बकुल को यह समझने में देर लगी। उसके बाद धीरे धीरे ख्याल आया, असंभव क्या है, समय तो अपने ही ठीक से नियम से बीतता जाता है। हम यदि किसी को भूल भी जाएं, भूले रहें तो वह बढ़ना भूल जाएगा, लेकिन वह उतना छोटा सा, कितना छोटा सा है। उसने झमेला कहाँ किया। उस जरा जीर्ण दीवार के उस पार के तालाबंद कमरों के ताले खोले गए क्या। रास्ते में सिर्फ पान की दुकान और 2 तल्ले के बरामदे की रेलिंग, खिड़कियों के कार्निश पर किराएदारों के कपड़े, कुर्ते, लुंगी, बिस्तर, दरी आदि के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर बुद्धू जैसी आंखों से बकुल ने उस घर की ओर ताका, मानो छोटे भैया के उन शब्दों का पाठोद्धार वहाँ की दीवालों में होगा। छोटे भैया ने बकुल को भीतर जाने को कहा। बकुल उसे बुलाकर धीरे से बोली, कितना बड़ा लड़का है। अरे कितना बड़ा क्या होगा, 12-13 साल का है। उसकी अपनी शादी जैसे बहुत दिनों में हुई थी। लड़के को भी तो वैसे ही की कर दी थी शादी। अच्छा ही किया था। जीवन का काम कर्तव्य चुका कर गया। मेरा ही कुछ नहीं हुआ। खैर पीछे सुनना। छोटे भैया की बात में आक्षेप का सुर सा था, मानो निर्मल नाम का वह चालाक चतुर आदमी बकुल के छोटे भैया से जीत गया। बकुल की चिंता में अभी उम्र का वह अंक नहीं बैठा। उसे सिर्फ यह ख्याल आया, जीवन का काम कर्तव्य क्या बेटा बेटी के ब्याह कर देना है। छोटे भैया से वह नहीं बन पाया, इसलिए वह शुभ है। छोटे भैया ने फिर कहा, पीछे सुनना। वह झमेला क्या है जो उतने छोटे लड़के से हो सकता है। रास्ते पर खड़े होकर और सवाल जवाब नहीं चल सकता। फिर भी बकुल ने एक और बात कही, बोली, तुम इस समय इस तरह रास्ते में के पास खड़े हो। छोटे भैया ने जैसे आत्मधिक्कार के स्वर में कहा, हम लोगों के लिए इस तरह और उस तरह। घर में छटपटाहट थी, इसलिए खड़ा। तुम्हें? उसे एकाएक याद आया, छोटे भैया को जल्द ही सेवानिवृत्त होना था। शायद वही घटना घटी हो, इसलिए। तुम्हें दफ्तर की देर नहीं हो रही? वह कहते कहते रुक गई। अंदर जाते ही एक और लज्जा के सम्मुखीन होना पड़ा बकुल को। उसने सचमुच यह नहीं सोचा था। उसे घर में दाखिल होते देखकर ही छोटी भाभी भूल उठी। अपनी दुलारी भतीजी को अपने ही कमरे में ऊपर ले जाओ, तुम्हारा भैया देखेगा तो आग उठा लेगा। एक तो यूं ही नाना कांडों से वह क्षिप्त हो बैठा है। मतलब कि इन लोगों ने मान ही लिया कि खबर पाकर बकुल शंपा को लाने के लिए ही दौड़ गई है, और वह भी मान लिया कि हम लोग मना चाहे जितना करे, वह जो करने जा रही है उसे ठीक ही करेगी। छोटे भैया पर माया हो आई थी, परंतु अब मानो वह माया वैसी नहीं हुई। बकुल अपनी स्थिरता की कीचुल में घुसकर बोली। गाड़ी से उतरते ही छोटे भैया ने भी वैसा ही कुछ कहा। मतलब समझ नहीं सकी। तुम्हारे कहने का मतलब भी नहीं समझ रही हूँ। मैं शंपा को ले आई, ऐसी धारणा तुम लोगों को कैसे हुई? छोटी भाभी इस साफ और पैनी बात के जवाब की ओर नहीं गई। जाने कैसा फीका पड़ गया मुंह। बोली, नहीं आई? बकुल ने वैसे ही स्थिर गले से कहा, आने की बात ही कैसे उठ रही, समझ नहीं रही हूँ। फिर तुम लोगों ने खासतौर से तो मना ही कर दिया था कि एक कांड हो गया, अप्रत्याशित और अभूतपूर्व। छोटी भाभी को सहसा रोते कब किसने देखा है? कम से कम बकुल ने तो कभी नहीं, यह निश्चित है। उसी रुआ से विकृत गले से छोटी भाभी बोल उठी, वह मना कर देना ही तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया? बकुल स्तब्ध हो गई। अपने आप को बड़ा छोटा लगा बकुल को। बकुल बराबर जिसकी अवज्ञा ही करती आई है मन ही मन, वह मानो एकाएक बकुल से काफ़ी ऊंचे आसन पर उठ गई। बकुल को इच्छा हुई वह छोटी भाभी के खूब करीब हो जाए, उसके बदन पर जरा हाथ रखे। ममता से कही, यह तो मैंने मन के दुख से कहा था छोटी भाभी। उससे भेंट होती तो शायद मैं उसे साथ लिए बिना नहीं छोड़ती, लेकिन भेंट ही नहीं हुई। लेकिन चूंकि आदत नहीं थी, इसलिए बकुल से बना नहीं। अंतरंगता के इस सुर को बकुल ने बहुत पहले ही खो दिया, या कि कभी था ही नहीं। शायद वही हो, कभी था ही नहीं। बचपन से निसंगता के एक अनोखे किले में वास है बकुल का। उसमें वहां से निकल जाने की क्षमता नहीं, किसी के अंतरंग होने की भी नहीं। उसकी एक ही दरवाजा है जिसकी कुंजी दूसरे के पास है, किंतु लोग
कितनी आसानी से अंतरंग हो सकते हैं। छोटी भाभी के ही मामले में के देखा। कभी जब बड़ी भाभी के मुंह देखा देखी बंद, एन उसी समय छोटी भाभी के पिता चल बसने की खबर आई। बकुल काट सी होकर छोटी भाभी के पास देखी। बड़ी भाभी किस कदर देवरानी को प्राय कलेजे में खींचकर दुनिया का नियमत्व समझाने लगी। माँ बाप सदा नहीं रहते, और सदा सब कुछ क्या रहता है। बाद के दृश्य में देखा, बड़ी भाभी देवरानी को जोर देकर शरबत पिला रही है। भविष्य की अवधि में नशे की चीज नहीं लेनी चाहिए, यह मानते हुए चाय पीने का विधान दे रही है, और देवरानी की चतुर्थी का इंतजाम करने के लिए कमर कसकर जुट पड़ती है। देख देखकर बकुल हा हो गई। बकुल को वैसा करने की साध्य नहीं, लेकिन यह ना कर पाना एक बड़ी अक्षमता है। बकुल के मन में यह कभी नहीं आया। आज बकुल को पता चला उसमें एक बहुत बड़ी अक्षमता है। फिर भी उससे जो बना गले के नम्र करके धीरे बोली, मना करना बेकार की बात है भाभी, उससे भेंट ही नहीं हुई। छोटे भैया वाला प्रश्न। छोटे भैया ने कैसे अवाक और हताश होकर पूछा था, और छोटी भाभी ने अविश्वास के झांस से। अचानक रो उठने में वह झांस बेमेल सी लगी, वह और भी बेचारी सी लगी। बकुल ने धीरे से कहा, सच ही भाभी, भेंट नहीं हुई। मेरे पहुंचते ही सजली दी बोल उठी, तू आ जाई बकुल, कल आई होती तो उससे भेंट हो जाती। इतने दिन तो थी। प्रश्न था या उक्ति। भर्राए गले की शंपा की माँ ने ना कहा। इतने दिनों तक वहाँ थी, यह तो शंपा की माँ जानती थी। हरगिज नहीं झुकूंगी। सिर्फ इसी आन पर चुप थी, शायद निरापराध आश्रय में हो, यह जानकर निश्चिंत थी कि पर अंदर से मन टूटता तो आ ही रहा था। शांत, आज्ञाकारी, विनीत संतति की विच्छेद व्यथा माता के हृदय को जितना कातर करती है, कहीं उससे ज्यादा कातर करती है उद्दत दुरंत संतान की विच्छेद व्यथा। अब अबाध्य संतान की स्मृति मंथन में जो दुर्बल बोझ जमता है, वह बोझ तो अपने अपराध का ही बोझ होता है। संतान पर निष्ठुर शासन किए बिना उपाय नहीं, कटु बात सुनाए बिना उपाय नहीं, दुर्व्यवहार किए बिना उपाय नहीं। उन्हों की स्मृतियां हृदय को तेज चाकू की धार से हर पल शक्त विशक्त करती रहती हैं। सारे निष्ठुर शासन 100 गुने होकर आप पर ही लौट आते हैं। भीतर ही भीतर चूर हो जाने वाला मन शंपा की माँ का भार सख्त रहने की साधना में और भी चूर हो रहा था। इसलिए शायद मन ही मन भगवान से एकांत प्रार्थना कर रही थी कि उन्हीं की मनाही न मानकर बकुल लड़की को ले आए। वह दुखियारी लड़की बकुल की बात को तो नहीं टालेगी, किंतु बकुल के कहने से आशा का वह पात्र चूर चूर होकर बिखर गया। इसलिए शंपा की घमंडी माँ सदा के उस अहंकार को नहीं रख सकी। चूर हुआ अहंकार और चूर चूर हुआ आशा का पात्र। बकुल ने दोनों ही को देखा, निश्वास फेंकती हुई बोली, मेरा भाग्य। इतने दिन तो थी, परसों तक थी, मैं कल गई और कल ही सुना। मुसीबत यह है कि यहाँ कहाँ तक जा सकती है, यही नहीं समझ में आ रहा। बकुल ने धीरे धीरे वह सब कुछ कहा जो पारुल ने सुना। छोटी भाभी की रोती हुई आंखें सूख गई थी, पत्थर जैसी बैठी। सब सुनकर वह बोल उठी, यह मेरे ही पाप का फल है बकुल, मैं समझ रही हूँ। सब जानकर भी हम सब उसे नहीं पाएंगे बकुल, उसे जरूर कोई बदमाश गलत समझा कर ले गया। ठीक ही हुआ, उचित सजा मिली। सदा तुम पर ईर्ष्या के आक्रोश से उसे मैंने माँ के प्राण को समझने नहीं दिया, और उसे भी समझने की चेष्टा नहीं की। बकुल ने चौंक कर देखा। स्पष्ट स्वीकृति के आगे बकुल ने फिर एक बार सिर झुकाया। यह सत्य बकुल के लिए अबोध्य नहीं था, लेकिन उस आदमी को भी यह बोध था। यह तो कभी विश्वास नहीं किया, सोचा था यह वह नितांती अवचेतना से करती जा रही है, या कि यही है। सिर्फ आज ही उस लड़की को वास्तव में गंवाकर उससे बोध का दरवाजा खुल गया। चोट ही तो चैतन्य को ठोकर देकर जगाती है। बकुल ने उसे सांत्वना देने की चेष्टा नहीं की, वह तो खुद भी उसी हाहाकार में शामिल थी। उसने सिर्फ नम्र गले से कहा, छोटे भैया से परामर्श करके देखती हूँ क्या किया जा सकता है। लेकिन छोटे भैया निर्मल के यहाँ की कौन सी बात कह रहा था। कपाल पर हाथ छुड़ाकर छोटी भाभी बोली, वह भी एक कांड। 12-13 साल का लड़का बम बनाने में हाथ पांव गंवाकर अस्पताल गया। बम बनाने में? बकुल ने अवाक होकर ताका। वह लड़का निर्मल का वंशधर है और बम बनाने गया था? यही तो, छोटी भाभी ने कहा। कुसंगति में पड़कर जो होता है, जाने कहाँ किस बस्ती से किस अड्डे पर वह सब चल रहा था। आसपास के भी किसी को खबर नहीं, हठात बम के फट जाने से। कहाँ थे वे? बकुल ने यंत्र की भांति उच्चारण किया, हाय राम, निर्मल की बाबू की स्त्री तो कब से यहाँ है? 1.5 साल होगा। लड़का बदली होने के कारण 7 घाट का पानी पीता फिरता है। बाप वाली नौकरी ही तो मिली है, कंपनी ने दया धर्म करके दी। पोते की पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए दादी उसे लेकर इस घर में सड़ रही है।
स्कूल में भर्ती करा दिया, लेकिन बेचारी और घर बैठे कैसे जाने गुंदर पोता स्कूल नहीं जाता। स्कूल का वेतन पार्टी के चंदे में देता है और अपने नाश का रास्ता साफ करने के लिए। लेकिन बकुल के माथे में अब छोटी भाभी की ये बातें जमती जा रही थी। उसकी पहली ही बात से बकुल के माथे में इंजन चलने लगा। निर्मल बाबू की स्त्री तो बहुत दिनों से ही है और बकुल को खबर भी नहीं। बकुल उसको देखने भी नहीं गई। माधुरी बहू क्या यह जान रही है कि बकुल को किसी ने यह नहीं कहा, किसी ने यह खबर नहीं दी? यह बात विश्वास योग्य नहीं। निर्मल की स्त्री जानती है, जानकर निश्चिंत है कि बकुल नाम की स्त्री अनामिका देवी हो गई है। यश के मारे और अर्थ के अहंकार से बकुल को उसने पुराने कपड़े की तरह त्याग दिया है। हो सकता हो निर्मल की स्त्री जरा दार्शनिक हंसी हंसी हो, पर अब कौन सा काम करे बकुल? अपराधी का मूल ये उस दार्शनिक हंसी के सामने कहने जाए? यकीन मानो मैं जानती नहीं थी कि किसी ने मुझे बतलाया नहीं। या शंपा नाम की विद्युता शिखा को ढूंढने जाए।